हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार इंजीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का स्लोगन है लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आज अगर हम सीखेंगे तो हम कल को अपने आने वाले कल को लीड करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मेन टॉपिक्स साइकिल टाइम, टेक टाइम, लाइन बैलेंसिंग, काइजन, ये तीनों वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा, सीखा होगा। और कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मैं इमीडिएट आपको रेस्पॉन्स दूंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मेन टॉपिक ओईई के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, ओईई एक्चुअली क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं, वो सब आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का एजेंडा है वो इस प्रकार है। फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड मेरा रहेगा व्हाट इज ओई एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हाउ डू वी मेजर ओई, कैलकुलेशन ऑफ लॉसेस और कैलकुलेशन ऑफ ओई, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट इफेक्टिवनेस, हाउ टू इंक्रीज ओई एंड स्ट्रक्चर मैट्रिक्स। और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चंस रहता है तो वो मेरा बताने वाला है। तो दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक है मेरा व्हाट इज ओई। ओई इज अ ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। जैसा कि आपको नाम से भी पता लग रहा होगा, इसका जो डेफिनेशन है वो नाम से भी पता लग रहा है। ओवरऑल इक्विपमेंट मतलब जो मेरा इक्विपमेंट है उसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या है। मतलब अगर मेरा कोई इक्विपमेंट रनिंग में है, कोई भी मशीन है, वो उसकी इफेक्टिव ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या है उसकी। मतलब ओवल ओई इज अ टोटल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस दैट रिलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस टू द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। दोस्तों, ओई एक ऐसा मेजरमेंट टूल है जो हमारी परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, इनका मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर मेरी कोई मशीन है वो एक घंटे मतलब एक शिफ्ट मतलब 8 घंटे कंटिन्यू रन रहता है, तो उस उसमें से मेरा अगर 1 घंटे का ब्रेकडाउन था तो मेरी मशीन कितने घंटे अवेलेबल रही? 7 घंटे अवेलेबल थी। अगर मुझे उस मशीन का जो टारगेट है अगर 100 है और उसने मेरे 90 पीस ही आज कंप्लीट कर पाया, मतलब मेरा जो मशीन का टारगेट था वो 100 का था, लेकिन जो मेरी मशीन 7 घंटे में जो चली वो ओनली 90 पीस ही कंप्लीट कर पाया। तो जो मेरी लाइन की परफॉर्मेंस कितनी रही? 90%। उसके बाद 90 पीस मैंने बनाए, 90 पीस में से अगर मेरे 10 पीस रिजेक्ट हुए तो भी मेरा 90% मेरी क्वालिटी ओके हुई। तो अभी क्या है, हमको जो रिजल्ट्स होते हैं अगर हम इंडिविजुअली चेक करते हैं तो हमारी जो लाइन की परफॉर्मेंस है, अवेलेबिलिटी है, क्वालिटी है, वो ओके दिखती है। लेकिन मैं अगर ओवरऑल प्लांट की या लाइन की या ओवरऑल इफेक्टिवनेस देखूं, अगर इक्विपमेंट की, लाइन की या प्लांट की, तो फिर वो उसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कम हो जाता है। दोस्तों, जो मेरा वर्ल्ड क्लास ओई होती है वो 85% होती है। तो हमको क्या है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद में ओई मेजरमेंट होती है। तो दोस्तों, मेरा जो ओई का जो एम है और ऑब्जेक्टिव है वो नीचे स्लाइड्स में है। तो ये इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो जो डिजाइन इंजीनियरिंग हो गया, प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गए, इनका टारगेट ऑडियंस, इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओई के लिए वो सबके लिए होती है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी, फैसिलिटीज ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लिए, इंजीनियर डिपार्टमेंट्स के लिए भी। और जो ओई का जो पर्पस है वो हमारे इक्विपमेंट में कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और हमारे जो ओई का जो ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंड दी 6 बिग लॉसेस। एंड सिक्स बिग लॉसेस में आगे की स्लाइड्स में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से बिग लॉसेस। और इसमें मुझे कौन सा लीन टूल
यूज कर सकता हूँ और इसकी ओई में मेजर ऑफ परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस की ओई से मैं परफॉर्मेंस भी चेक कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। तो अभी मैंने बताया था कि हम ओई को जो मेजरमेंट होता है ओई का, अवेलेबिलिटी डिवाइड मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ओ इज इक्वल टू ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का मीन हुआ अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी। वो सब हम लॉसेस आगे की स्लाइड्स में जानने वाले हैं कि हम अवेलेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वालिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो आगे की स्लाइड्स में हम जानने वाले हैं। तो अभी इस स्लाइड्स में बताने वाला हूँ कि इसमें कैलकुलेशन ऑफ लॉसेस, लॉसेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था टोटल जो शिफ्ट का टाइमिंग है 480 मिनट है, जो कि एक शिफ्ट है। उसमें मैंने क्या किया अवेलेबल टाइम मेरा कितना था, अवेलेबल टाइम था मेरा 420 मिनट। इसमें क्या आ गया मेरा प्लान्ड डाउन टाइम, प्लान्ड, इसमें मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि इतने टाइम पे मुझे ब्रेक्स देना है या कुछ प्लान्ड मेंटेनेंस करना है या मैंने बंदे को ट्रेनिंग देना है या कुछ मीटिंग्स हैं, तो वो मैंने 60 मिनट मैंने उसमें से ये जो प्लान्ड स्टॉपेज था वो मैंने अलग हटा दिया। तो अवेलेबल टाइम अभी मेरे पास कितना बचा, 420 मिनट। उसके बाद रनिंग टाइम, रनिंग टाइम मेरा 340 मिनट रहा। उसमें वो क्या रहा मेरा अनप्लान्ड डाउन टाइम, अनप्लान्ड डाउन टाइम मतलब चेंज ओवर हो गया, अंडर एडजस्टमेंट हो गया, स्टार्टअप में जो ब्रेकडाउन थे और रिपेयर्स करने में उसको प्रॉब्लम्स आया, वो सब मेरे आगे की ये मेरा रनिंग टाइम का डाउन टाइम आ गया। प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम में मेरा जो परफॉर्मेंस लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, माइनर स्टॉपेज, रिड्यूस दी वेस्टेज, लॉन्ग साइकिल टाइम, तो ये मेरी परफॉर्मेंस के लॉसेस होते हैं। और इफेक्टिव टाइम मेरा 250 मिनट था, जिसमें क्वालिटी लॉसेस आ गया मेरा स्क्रैप, स्क्रैप का आ गया। तो मेरे टोटल कितने लॉस हुआ पूरी शिफ्ट में, एक 170 मिनट पर सेक पर शिफ्ट। तो ये मेरे लॉसेस हो गए। आगे की स्लाइड्स में मैं आपको ओई कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफिशियंसी कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और हमारा ओवरऑल इफेक्टिवनेस फिर क्या आएगी। तो दोस्तों रनिंग इफिशियंसी होती है अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड बाई अवेलेबिलिटी, जो कि अभी हमने पिछली प्रीवियस स्लाइड्स में हमने अभी चेक किया था कि अवेलेबल टाइम हमारा कितना था और माइनस डाउन टाइम कितना था और अवेलेबिलिटी कितनी है। तो अवेलेबल टाइम मेरा 420 मिनट हुआ, माइनस 80 मिनट का मेरे मेरे को डाउन टाइम था और अवेलेबल टाइम मेरा 420 मिनट। तो उसकी जो इफिशियंसी आ गई मेरी लाइन की, मतलब अवेलेबिलिटी कितनी आई है, 81%। अभी मैं परफॉर्मेंस चेक करूंगा, रनिंग टाइम कितना था माइनस परफॉर्मेंस लॉस कितना है डिवाइडेड बाई रनिंग टाइम। तो उससे भी मेरा थ्री रनिंग टाइम मेरा 340 मिनट था, परफॉर्मेंस लॉसेस मेरे 70 मिनट थे, उसके डिवाइडेड बाई 340 मिनट, 340 मिनट। तो अभी मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी आ गई मशीन की, 79.4%। अभी मैं क्वालिटी का चेक करूंगा, पर प्रोडक्टिव टाइम कितना था माइनस क्वालिटी लॉस टाइम डिवाइडेड बाई प्रोडक्टिव टाइम। तो अभी 270 मिनट माइनस 20 मिनट डिवाइडेड बाई 270 मिनट। तो इसका भी मेरे पास कितना आ गया, 67%। तो 67% ओवरऑल मेरी ओई कितनी आएगी, अब इनका मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। तो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी आई 59.6%। तो दोस्तों हमने अभी तक ओई क्या होता है, कैसे परफॉर्म करता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और लॉसेस का हम क्या क्या ब्रेकडाउन्स होते हैं, वो सब हमने अभी तक सीखा है। तो आगे के इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट इफेक्टिवनेस, कौन कौन से जो लॉसेस हैं जो मेरी ओई को इफेक्ट करते हैं। तो मेरे टोटल जो कंपनी के जो प्लांट के इफेक्टिवनेस हैं वो टोटल 16 लॉसेस हैं। तो उसमें से मेरे 8 जो लॉसेस हैं वो अवेलेबिलिटी के हैं और 5 मेरे प्रोडक्टिविटी लॉसेस हैं
और तीसरा मेरा कॉस्ट का है जो नॉट पार्ट ऑफ ओई, बट इनका भी इम्पैक्ट तो मेरा होता ही है ओई के लिए, तो इसलिए मैंने अपने कंसीडर किए हुए हैं जो कॉस्ट को भी लॉसेस करता है और प्रोडक्शन को भी हैम्पर करते हैं। तो वो भी मेरे एक लॉसेस हुआ। तो मेरे जो 8 अवेलेबल लॉसेस हैं, मशीन फेलियर, सेटअप एंड एडजस्टमेंट, टूल चेंजेस, स्टार्टअप लॉसेस, माइनर स्टॉपेज, स्पीड लॉसेस, डिफेक्ट एंड रीवर्क एंड शटडाउन। ओके, तो ये मेरे आ गए अवेलेबिलिटी लॉसेस। दूसरा प्रोडक्टिविटी लॉसेस में क्या आएगा, मैनेजमेंट लॉसेस, मोशन ज़्यादा है, लाइन का ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा प्रोसेस फ्लो है वो ओके नहीं है, लॉजिस्टिक्स से प्रॉब्लम आ गया, टाइम से मटेरियल ही नहीं उठा रहा है, वहाँ पहुँचा ही नहीं रहा। उसके बाद एडजस्टमेंट, और जो कॉस्ट लॉसेज हैं जो नॉट नॉट पार्ट ऑफ वो ही है, वो लॉस ऑफ एनर्जी, डाई जिग एंड टूल लॉसेस एंड यील्ड लॉसेस। तो ये मेरे प्लांट के इफेक्टिवनेस जो मेरे ओई को इम्पैक्ट करते हैं। जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हम ओई को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अभी इससे हमको क्या पता लग रहा है कि हमने ओई हमारे ओवरऑल जो मेजरमेंट है उसको एक्सप्लेन करता है, मतलब मेरे को दिखाता है कि कितने कौन कौन से लॉसेस हैं जो कि मेरी प्लांट की परफॉर्मेंस को लो कर रहे हैं। तो हम उसको ओई से हमको पता लग सकता है कि हमारी क्वालिटी में प्रॉब्लम्स हैं या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या अवेलेबिलिटी ब्रेकडाउन्स ज़्यादा हैं। तो वो हम ओई टूल्स के थ्रू हम ये सारी चीज़ें अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। पहले हमको डाटा एनालाइज, हाउ टू इंक्रीज ओई, तो सबसे पहले हमको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे कलेक्ट डाटा फॉर ऑल डाउन टाइम एंड लॉसेस ऑन दी मशीन। मशीन में क्या क्या लॉसेस हैं, क्या कितना मेरा ऑल ओवर डाउन टाइम कितना है, और मशीन के अंदर लॉसेस क्या क्या हैं। तो लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं मशीन के अंदर, रिपेयर्स, चेंज ओवर हो सकता है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम टाइम लग सकता है, टूल चेंज, माइनर माइनर स्टॉपेज, स्क्रैप एंड रीवर्क। उसके बाद मैंने ये सारा डाटा कलेक्ट किया, पूरा 1 मंथ का या 15 दिन का या 10 दिन का, वो सारा मैंने जो डेटा था वो कंबाइंड किया, और उसके बाद मैंने सारे डेटा को एनालिसिस किया और विजुलाइज किया। उसके बाद मैंने अपना एक ट्रेंड बनाया ओई का, उस मशीन का या उस लाइन का। उससे मुझे पता चला कि उसमें किस किस रिवर्क के कितने हैं, लाइन ऑफ स्टॉपेज के कितने प्रॉब्लम है, चेंज ओवर में कितने अब तक प्रॉब्लम फेस हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें हम एक डाटा को विजुलाइज करते हैं, तो उससे पता लगता है कि हमारे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो उसके बाद हम ऑटोनोमियस मेंटेनेंस करते हैं और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, चेंज ओवर रिडक्शन, हम चेंज ओवर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज टूलिंग यूज करना जिससे कि कम से कम डैमेज हो, इम्प्रूवमेंट प्रोसेस फ्लो, स्टैंडर्डाइजेशन, काइजन, ये हम सब इम्प्लीमेंट करने के बाद ओई को इम्प्लीमेंट कर इनकी ओई इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें पहले ओई को इंक्रीज तो करने से पहले हमको पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, कलेक्ट करने के बाद उस डाटा के ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि क्या क्या हमारे लॉसेस हैं, कहाँ पे बिग बिग प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं हमारी सबसे, तो उनके ऊपर सबसे पहले हमको उनके ऊपर ये करना है, सबसे पहले उनको फेस करना है उनको। तो ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होने के बाद में हम फिर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उसमें हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं या मंथली, वीकली, ईयरली जो भी है हम अपने प्लान सेट कर सकते हैं। चेंज ओवर रिडक्शन कम से कम हो वो सब हम प्लान कर सकते हैं, काइजन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारी ओई इम्प्रूव। तो ये हमारी जो हम इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं वो उसका एक एक्टिविटी इफेक्ट चार्ट बनाएंगे। उसमें हम क्या क्या एक्टिविटी और कितने टाइम में हम करने वाले हैं और क्या कितने हमने प्रोजेक्ट लिए उसके रिलेटेड, वो सब हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेनिंग, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कितने दिन तक बंदों को सबसे पहले ट्रेनिंग देना है। उसके बाद रिमूवल ऑफ डिफेक्ट,
तो रिमूवल ऑफ डिफेक्ट के ऊपर काम करेंगे। एल्यूमिनेशन ऑफ डिफेक्ट, स्टैंडर्ड और चेक शीट, तो हमें चेक शीट बनाने पड़ेंगे। कैसे कैसे वो सब हम एक ऐसा चार्ट बनाएंगे जिसमें हमको हर एक्टिविटीज को एक डिफाइन करेंगे क्या क्या हम आगे करने वाले हैं। तो दोस्तों यही मेरा टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपका इस पॉइंट या इस टॉपिक के ऊपर कोई भी आपका क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मुझे आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर रियल में ही यह वीडियो आपके लिए इफेक्टिवनेस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स और क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी एनी टाइम क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसका मैं जवाब जल्दी से जल्दी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के यह वीडियो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मुझे बताओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आगे की कौन सी वीडियो लेके आऊं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।